सलाम व्यूवर्स, हमारा एंड्रॉयड का कोर्स चल रहा था। तो आज के लेक्चर में हम एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर पे बात करेंगे और हम देखेंगे कि एंड्रॉयड के अंदर की चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो इसके अंदर जिन चीज़ों को आज हम देखेंगे वो होंगी कि कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर क्या हैं, एंड्रॉयड रन टाइम क्या चीज़ है, फिर इस एंड्रॉयड रन टाइम के अंदर ART वर्सेस डेल्विक का एक कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे, AOT वर्सेस JIT का कॉन्सेप्ट देखेंगे और एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज APK का लाइफ साइकिल देखेंगे। फिर लिनक्स कर्नल का क्या रोल है एंड्रॉयड के अंदर और लास्टली ग्रेडल क्या होता है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। एक बार फिर खुशामदीद। तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले आ जाता है कि कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर क्या हैं। एंड्रॉयड आर्किटेक्चर के ये तस्वीर आपको पहले भी दिखाई थी, इसको मैं जूम इन करता हूँ। तो एंड्रॉयड का जो आर्किटेक्चर है वो सिस्टम एप्स, जावा API फ्रेमवर्क, नेटिव C++ लाइब्रेरीज, एंड्रॉयड रन टाइम, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, लिनक्स कर्नल और इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। इन चीज़ों का लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर ऊपर टॉप राइट में आपको लिंक भी नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम इसकी जो मेन चीज़ें हैं उनको देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी है और फिर उनमें से भी कि हमें कौन सी चीज़ें अभी जानना ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि एप्लीकेशंस, इसकी जो आर्किटेक्चर में जो मेन चीज़ें आती हैं वो एप्लीकेशन आती हैं। ऐप्स को हम इस पूरे कोर्स में देखेंगे कि ऐप्स का क्या काम है, ऐप्स को किस तरह से बनाया जाता है, वो कम्युनिकेशन आपस में कैसे करती हैं। एंड्रॉयड रन टाइम को इस लेक्चर में हम देखेंगे ज़्यादा अच्छे से क्योंकि हमारा स्टार्ट हो रहा है तो एंड्रॉयड रन टाइम को जानने की हमें ज़रूरत है। फिर लाइब्रेरीज़ इस एंड्रॉयड आर्किटेक्चर का एक अहम हिस्सा है। इनके बारे में हमें इतना जानना ज़रूरी है कि लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड कैसे कराते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, उनको यूज़ कैसे करना है। उनकी इनर इम्प्लीमेंटेशन का जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो एंड्रॉयड पीछे से मैनेज कर रहा होता है या अगर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ यूज़ करें तो वो उनके डेवलपर्स मैनेज कर रहे होते हैं। इस लेक्चर में एंड्रॉयड रन टाइम के बाद जो चीज़ देखेंगे वो देखेंगे कि लिनक्स कर्नल और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी एंड्रॉयड के अंदर। वैसे इसका यहाँ पर एक बिल्कुल छोटा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ कि एप्लीकेशंस ने जब कम्युनिकेट करना होता है हार्डवेयर के साथ तो वो कर्नल के थ्रू करती हैं। इसको हम आगे भी ज़्यादा मज़ीद डिटेल से देखेंगे। तो एंड्रॉयड रन टाइम पे आते हैं। एंड्रॉयड रन टाइम क्या है? एप्लीकेशन का रन टाइम एनवायरनमेंट। हमारी ऐप ने रन होना है तो उसको जो माहौल चाहिए होगा उसे हम कहते हैं एंड्रॉयड रन टाइम। ये जब आया था तो इससे पहले डेल्विक चल रहा था, डेल्विक को इसने रिप्लेस किया। ये जब यानी सीधा आते रिप्लेस नहीं किया, ये इंट्रोड्यूस हुआ था एंड्रॉयड 4 के अंदर। 4.4 यानी किटकैट जब आ गया हुआ था उसकी भी आगे से अपडेट्स आ रही थी उसी वर्जन की। तो उसका जो 4.4 वाला वर्जन था तब इन्होंने एंड्रॉयड रन टाइम को प्रीव्यू के तौर पर एज एन ऑप्शन इंट्रोड्यूस कराया था। डेवलपर ऑप्शंस के अंदर जाकर आप इसको स्विच कर सकते थे कि आप डेल्विक यूज़ करना चाहते हैं अपने एंड्रॉयड की एप्स रन करने के लिए या एंड्रॉयड रन टाइम यूज़ करना चाहते हैं। इन दोनों का डिफरेंस आगे आ रहा है कि इन दोनों में क्या फ़र्क था। फिर जब नेक्स्ट वर्जन आया एंड्रॉयड 5 तो उसमें उन्होंने डेल्विक को ख़त्म ही कर दिया। उन्होंने सीधा ART को यानी एंड्रॉयड रन टाइम को डिफ़ॉल्ट अपना एंड्रॉयड का एनवायरनमेंट बना दिया, रन टाइम एनवायरनमेंट। और इसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन और AOT, और रिप्लेस कर दिया JIT को, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। ये दोनों भी आगे आएंगे कि इनका मतलब क्या है। अब जो चीज़ यूज़ होती है जो कि एंड्रॉयड 7 से मुतारिफ़ कराई गई है वो हाइब्रिड फॉर्म है AOT और JIT की, जो कि मिला दी गई है प्रोफाइल गाइडेड कंपाइलेशन के साथ, और ये भी आगे आ रहा है। ये एंड्रॉयड 7 में चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी और अब भी यही चल रही है। ART वर्सेस डेल्विक क्या है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर डेल्विक वर्सेस ART की तस्वीर है। ये चूँकि मैंने अब एक ऑनलाइन रिसोर्स से ये तस्वीर उठाई है तो उन्होंने इस तरह से किया हुआ था। मुझे ART वर्सेस डेल्विक हेडिंग अच्छी लगी तो इधर ऐसे। अच्छा, डेल्विक क्या था? डेल्विक इससे पहले का रन टाइम एनवायरनमेंट था जहाँ पे ऐप्स ने रन होना होता था और ये चीज़ यूज़ करता था JIT कंपाइलेशन। अब JIT कंपाइलेशन क्या है? जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। हमने ऐप लिखी
अपना सोर्स कोड लिखा, उसको फिर जब एंड्रॉयड में रन होना है तो उसको फिर मशीन के कोड के अंदर ट्रांसलेट करना है। तो वो जो ट्रांसलेशन का टाइम है डेल्विक के अंदर ये था कि जब आप ऐप को रन करेंगे तब पूरा का पूरा सोर्स कोड, बाकी सारी लाइब्रेरीज जो उसको चाहिए होती है उनके साथ मिलके मशीन का कोड बन जाता है। यानी जैसे ही मैंने ऐप पे क्लिक किया, सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉल हुई हुई है मोबाइल के अंदर, मैंने ऐप के जो उसका आइकन है उस पर क्लिक किया, तब CPU को एक मैसेज आता है कि सारे काम छोड़ दो या इसको सबसे ज़्यादा तवज्जो दो, हमें एक ऐप को जल्दी से जल्दी मशीन कोड में ट्रांसलेट करना है और फिर इसको रन करना है। तो CPU के ऊपर प्रेशर आता था कि उसको बाकी काम छोड़ के या उनको कम तवज्जो देकर इसके ऊपर काम करना पड़ता था और ये ऐप को जल्द से जल्द मशीन कोड में ट्रांसलेट करना था। क्योंकि HCI का कॉन्सेप्ट है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, कि अगर आप अपनी ऐप के साथ, कंप्यूटरी सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हों और आप उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्द नज़र आना चाहिए। ये नहीं है कि उसके काफ़ी देर के बाद उसका कोई रिज़ल्ट आ रहा हो। अगर बिल्कुल रिज़ल्ट भी थोड़ा लेट आता है तो कम से कम हम उसकी प्रोसेसिंग वगैरह दिखाएं, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट करना पड़ता था उन्हें, यहाँ पे भी उन्हें चीज़ करनी पड़ती थी कि जो CPU है वो जल्द से जल्द कंपाइल करके मशीन कोड में उसको ट्रांसलेट करे और फिर उस ऐप को रन करे। ART ने क्या किया, ART ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया AOT कंपाइलेशन का। अब AOT कंपाइलेशन का क्या है, वो कहते हैं कि हमारी ऐप जैसे इंस्टॉल होगी हम उसको तभी मशीन कोड में ट्रांसलेट करके रख देंगे, ताकि जब यूज़र रन करे यानी ऐप के आइकन पे क्लिक करे तो उसे ऐप ट्रांसलेट हुई भी मिले, फ़ौरन से बस ऐप ने रन होना हो, CPU के ऊपर प्रेशर ना आए। तो डेल्विक में चूँकि CPU पे प्रेशर आता था तो उसमें बैटरी भी ज़्यादा यूज़ होती है। जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होएगी ना, CPU जब यूज़ होता है ज़्यादा तो वो रिसोर्सेज वगैरह यूज़ करेगा, बैटरी भी उससे यूज़ होती है। लेकिन ART में चूँकि CPU के ऊपर उतना प्रेशर नहीं पड़ रहा था, इस वजह से फिर इम्प्रूव्ड हो गई बैटरी लाइफ। डेल्विक के अंदर ये था कि लैग्स होते थे एप्लीकेशन के अंदर ड्यू टू गार्बेज कलेक्टर पॉजेज एंड JIT, बार बार वो उनको पॉज करने पड़ते हैं। ये गार्बेज कलेक्टर वाला हम जब जावा में देखेंगे ना तब इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। मेन इसमें यहाँ पे ये पॉइंट है कि जब हमें बार बार ऐप को ट्रांसलेट करना पड़ता है, जैसे ही रन कर रहे हैं फ़ौरन से एक ऐप ट्रांसलेट होगी और मशीन कोड में बनेगी, उसके सारा जो प्रोसेस आगे आएगा कि किस हेक्टिक प्रोसेस से गुजर कर ये काम होते हैं, तो वो सारा हर बार होना था जब भी ऐप ने क्लिक होना है। तो इसकी वजह से बार बार जो दूसरी एप्लीकेशंस चल रही हैं उनको रुक जाना पड़ता था। कोई बैकग्राउंड में टास्क हो रहा है वो थोड़ी देर वेट करेगा या वो स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि CPU को इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, इसको रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। जबकि ART में ऐसा नहीं था। ART में एप्लीकेशन के लैग्स ख़त्म हो गए यानी कम हो गए और यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, और इन ऐप जो लैग्स होते थे वो भी ART के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि पहले से ही ऐप सारी कंपाइल होकर पड़ी हुई है। फिर लोअर मेमोरी फुटप्रिंट ड्यू टू JIT। अब मेमोरी फुटप्रिंट क्या है, यानी कि मेमोरी के अंदर स्टोरेज JIT के अंदर, यानी डेल्विक का जो ये जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन था, ये मेमोरी कम लेता था, क्योंकि हम जब भी मशीन कोड में ट्रांसलेट करते थे सारे सोर्स कोड वगैरह को जो ऐप का होता है उसको फिर हम जैसे ही ऐप रन हो गई, किल हो गई, हम उसको डिलीट कर देते थे, उसको रखते नहीं होते थे। यानी कि आपके जो मेमोरी है उसमें आपकी ऐप ट्रांसलेट होकर नहीं पड़ी हुई। जबकि ART के अंदर यह है कि जैसे ही आपने ऐप इंस्टॉल की, इंस्टॉलेशन के साथ ही उसकी ट्रांसलेशन भी एंड्रॉयड ने साथ ही रख दी, जिसकी वजह से थोड़ी सी मेमोरी उसने रख ली। अब यहाँ पर मेमोरी फुटप्रिंट ज़्यादा हो गया। अब फेसबुक जैसी आप अगर ऐप देखें तो उसका साइज़ बढ़ता ही जा रहा है, या PUBG की एग्जांपल देख ले, वो भी स्टार्ट कहाँ से हुई थी और किधर तक उसका साइज़ पहुंच गया, तो ये उनका साइज़ बढ़ता जा रहा है। ये मेमोरी फुटप्रिंट का यहाँ पे काम है कि जो JIT है उसने कहा कि मैं मेमोरी कम ऑक्यूपाई करूँगा, लेकिन मैं जब टाइम आएगा तभी ऐप को ट्रांसलेट करूँगा। लेकिन ART ने कहा नहीं, मेमोरी में ऑक्यूपाई ज़्यादा कर लूँगा, लेकिन मैं ऐप पहले से ट्रांसलेट करके रख दूँगा। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। पुराने जो टाइम्स थे तब मेमोरी कम हुआ करती थी मोबाइल्स की, तो ये मसला ज़्यादा था कि हमें मेमोरी बचानी पड़ती थी। लेकिन अब मेमोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, आम मोबाइल्स में भी 16-32 GB मेमोरी आपको मिल जाती है, तो उसकी वजह से मेमोरी वाला प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आता। फिर ऐप इंस्टॉल टाइम्स लोअर देन ART। जब डेल्विक के अंदर ऐप इंस्टॉल करते थे तो जो ऐप की ट्रांसलेशन होनी है वो तब होनी है कि जब हमने ऐप रन करनी है। इंस्टॉलेशन के वक्त हम सिर्फ ऐप का सोर्स कोड वगैरह उसके अंदर रख लेते थे अपने मोबाइल के अंदर और जो चीज़ें उसकी चाहिए होती थी, लेकिन हम उसको कंपाइल नहीं करते थे मशीन कोड के अंदर।
इस वजह से इंस्टॉलेशन का टाइम कम हो जाता था। लेकिन ART ने क्या किया, ART ने कहा कि नहीं, इंस्टॉलेशन जैसी होगी ना मैं साथ उसके कंपाइल भी करके रख दूंगा, तो इंस्टॉलेशन का टाइम इंक्रीज हो जाएगा उसमें। इम्प्रूव डेवलपर टूल्स, इम्प्रूव गार्बेज कलेक्शन, ये 2 पॉइंट्स हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है अभी, क्योंकि बिगिनर लेवल कोर्स है। आगे अगर कोर्स आया तो उसमें देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारा आ जाता है AOT वर्सेस JIT। इसको हमने कुछ हद तक देख ही लिया, फिर भी एक नज़र इस पर डाल लेते हैं कि AOT अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन, कंपाइल करते हैं इसमें सोर्स कोड इनटू मशीन कोड एट इंस्टॉलेशन टाइम, अहेड ऑफ टाइम यानी कि टाइम से पहले हम कंपाइल करके रख लेते हैं। जबकि JIT क्या कहते हैं, कंपाइल्स सोर्स कोड इनटू मशीन कोड व्हेन ऐप इज़ रन ईच टाइम वी क्लिक ऑन द ऐप। अगर ऐप ने दिन में 10 दफ़ा ऐप खोली है तो 10 दफ़ा कंपाइलेशन होगी, और 10 दफ़ा ही वो कंपाइल होके जब आपने ऐप को बंद कर दिया वो 10 दफ़ा कंपाइल वाला कोड डिलीट हो जाएगा। AOT में जो अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन है, लेस प्रेशर पड़ता है CPU के ऊपर, क्योंकि ऐप को पहले से ही हमने कंपाइल करके रखा हुआ है, तो CPU ने सिर्फ उसको रन करना है, उसको दूसरे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा ट्रांसलेशन के, जो कि आगे आ रहा है। जबकि JIT में ये प्रेशर CPU पे पड़ता है, क्योंकि उसे बार बार ऐप को करना पड़ता है, कंपाइल और ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन कोड के अंदर हर बार जब भी ऐप को हम रन करते हैं। AOT में प्रोफाइलिंग बेनिफिट्स अचीव नहीं किए जा सकते, ये हम देखेंगे कि प्रोफाइलिंग बेनिफिट्स क्या हैं, जबकि JIT में प्रोफाइलिंग बेनिफिट्स अचीव किए जाते हैं। और अब जो तरीका चल रहा है वो इन्हीं दोनों का मिक्सचर चल रहा है, जिसकी वजह से हमें प्रोफाइलिंग बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ये आगे आ रहा है कि प्रोफाइलिंग बेनिफिट्स क्या हैं। अच्छा, प्रोफाइलिंग बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा प्रोफाइल है जो कि हमारे कोड के ऊपर बेस करेगा। हमने अब जो तरीका यूज़ होता है वो Android 7 में ये है कि हम दोनों का मिक्सचर यूज़ करते हैं, अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन भी और जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन भी। होता ये है कि हमारे पास एंड्रॉयड में एक प्रोफाइल मेंटेन किया जाता है हर ऐप का, और हम देख रहे होते हैं कि जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम थोड़ा सा अपने पास मार्क करके रख लेते हैं, उसका रिकॉर्ड रख लेते हैं कि ये कोड बार बार रन हुआ है ऐप के अंदर। शुरू में ऐप जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन के तहत ही ट्रांसलेट होती है, और उसमें जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको फिर हम अपने पास रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। ये प्रोफाइल हमें एक ओवरव्यू देता है कि पूरी ऐप का जो कोड है उसमें से कौन सा कोड ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ है, तो हम उसको अपने पास एक जगह स्टोर कर लेते हैं। फिर ये जो प्रोफाइल है हमारे पास जो बनती जा रही है, इसी बार बार जो कंपाइल होती है, इसकी मदद से हम फिर करते ये हैं कि अपनी मशीन एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं। और ये कब होता है कि जब डिवाइस आइडल होती है और चार्जिंग पे होती है। अच्छा, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन चेंज की जा सकती है। यहाँ पर जो दी हुई वो पिक्सल फ़ोन्स की है, एंड्रॉयड का गूगल की है, गूगल की प्रॉपर्टी है, और एंड्रॉयड के जो आपको जो स्टॉक वर्जन मिलेगा बिल्कुल ओरिजिनल वाला वो पिक्सल फ़ोन्स में आता है, तो वो एज अ स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर भी उन्हीं का यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो उनमें तरीकाकार ये है कि जब डिवाइस आइडल हो, यानी उसको यूज़ ना किया जा रहा हो और वो चार्जिंग पे लगी हो, तब जो हमने प्रोफाइल मेंटेन की है ना, उसके ऊपर उसको देखते हुए हम फिर अपनी मशीन एग्जीक्यूटेबल फाइल बना रहे होते हैं, यानी अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन। हम पहले से फिर कंपाइल करके रख लेते हैं, और फिर बाद में जब ऐप ने रन होना होता है तो फिर ये पहले से जो कंपाइल हुई हुई ऐप है वो बार बार फिर यूज़ होती है। फिर बाद में भी जब ऐप रन होती है दोबारा से, तब भी ये प्रोफाइल बार बार अपडेट होता रहेगा। एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देखता रहेगा कि कौन सा कोड बार बार यूज़ हो रहा है, कौन सा कोड ज़्यादा एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसकी वजह से उससे प्रोफाइल वो चेंज करता रहेगा। और जौन से मेथड्स नए रन्स के अंदर कंपाइल होते हैं, यानी कि हमने दोबारा से रन की ऐप, उसके अंदर एक मेथड है वो कंपाइल हुआ है। पहले वो कंपाइल होके नहीं पड़ा हुआ था, क्योंकि हमने AOT के प्रोफाइल में वो चीज़ें कंपाइल की थी कि जोन सी हमें बार बार रन होनी थी। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया कि एक यूज़र ने एक ऐप का ख़ास सेक्शन यूज़ करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर फेसबुक की ऐप थी। फेसबुक की ऐप में एक बंदा ग्रुप्स वाले सेक्शन में जाता ही नहीं था, वो सिर्फ अपनी टाइमलाइन देखता था, बस फिर बंद कर देता था। तो एंड्रॉयड उसमें सिर्फ टाइमलाइन वाला जो कोड है वो उसका प्रोफाइलिंग कर लेता है, और वो समझता है कि देखो अब ये सिर्फ इधर तक ही रहता है, तो मैं सिर्फ इसके अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन करके रख लूँगा। लेकिन एक टाइम आया कि उसने ग्रुप्स में भी जाना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि उसका प्रोफाइल चेंज होने लग गया। उसके प्रोफाइल के अंदर ये चीज़ें आ गई कि फेसबुक के अंदर अब ये बंदा ग्रुप वाले सेक्शन में भी जाता है।
तो अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन को अब ये सिग्नल जाएगा कि तुमने अब ग्रुप्स वाला कोड भी कंपाइल करना है, क्योंकि अब जो यूज़र है वो ये वाला कोड भी एग्जीक्यूट करते हैं, यानी इस सेक्शन में भी वो घूम रहा होता है। तो मेथड्स दैट आर GIT कंपाइल्ड, जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड इन द न्यू रन्स, यानी यूज़र ने एक और दफ़ा रन की है ऐप, और अब जो ऐप रन किया उसमें उसने नए सेक्शन को यूज़ किया है। उस नए सेक्शन को यूज़ करने में नए मेथड्स, नया फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है, तो उसकी वजह से फिर ये सिग्नल जाते हैं प्रोफाइल को, प्रोफाइल अपडेट होता है, और फिर प्रोफाइल के अपडेट होने से जो अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन हम करके रखते हैं वो भी फिर उसके मुताबिक अपडेट होती रहती है। और मशीन एग्जीक्यूटेबल फाइल भी रेगुलरली जनरेट होती है इस प्रोफाइल के ऊपर। हमारी ये वाली जो AOT कंपाइल्ड फाइल है ये भी बार बार अपडेट होती रहेगी। तो ये भी कोई हरफ आखिर नहीं होता, प्रोफाइल जैसे जैसे अपडेट होता है ये वाली एग्जीक्यूटेबल फाइल भी अपडेट होती रहती है। फिर आ जाते हैं APK लाइफ साइकिल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लें तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। आपको मालूम होगा कि क्या क्या चीज़ों से गुजर कर आपकी आपको एक ऐप रन होते हुए मिलती है। एक डायग्राम से इसको समझाया गया, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि जिसमें डिटेल में ये डायग्राम एक्सप्लेन हुई हुई है। मैं भी यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमारे पास जावा सोर्स फाइल्स होती हैं, यानी हमने अपना कोड लिखा, एंड्रॉयड का कोड जावा में लिखा जाता है या कॉटलिन में, लेकिन वो एक तरह से अभी आप इसको ज्यूम कर लें कि जावा की फाइल्स होती हैं हमारे पास। वो जावा की फाइल्स जाती हैं एक जावा सी कंपाइलर के अंदर। कंपाइलर का आपको पता होगा कि कंपाइलर का काम ये होता है कि जो मशीन हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है उसको उसने मशीन लैंग्वेज के कोड में ट्रांसलेट करना होता है। तो जावा सोर्स फाइल्स ट्रांसलेट हो जाती हैं डॉट क्लास फाइल्स के अंदर। ये क्लास फाइल्स पहले ये JVM बेस्ड फाइल्स हैं, जावा वर्चुअल मशीन, जो कि जावा के लेक्चर में हम समझाएंगे कि वो होती क्या है ब्रीफली। हम एक डेडिकेटेड कोर्स इसके ऊपर करेंगे जावा की लैंग्वेज के ऊपर, उसके अंदर ये ज़्यादा डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, प्रमोशन होगी, वापस आते हैं। क्लास फाइल्स जो हमारे पास जनरेट होती हैं जावा सी कंपाइलर के साथ, वो फिर हम साथ कनेक्ट कर देते हैं जार फाइल्स के। ये जार फाइल्स क्या हैं? लाइब्रेरीज़ जावा की जो हम एक्स्ट्रा इंक्लूड करवाएं या हमारे पास जो हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ होनी है, उन लाइब्रेरीज़ का जो कोड है वो ये जार फाइल्स में होता है। इन जार फाइल्स को हमारे सोर्स कोड के साथ फिर जोड़ दिया जाता है एक dx कमांड के ज़रिए से, और हमें एक फ़ाइल मिलती है ये classes.dex फाइल। ये डेक्स डाल्विक एग्जीक्यूटेबल इसकी फुल फॉर्म है। हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि हमारे पास पहले डाल्विक रन टाइम था, वो बाद में फिर रिप्लेस हुआ एंड्रॉयड रन टाइम के साथ। लेकिन जो एंड्रॉयड रन टाइम है उसने चीज़ें वही रखी हैं डाल्विक वाली, बस अपना काम उसने नया किया। पुरानी ऐप्स के साथ मुताबिकत रहे उसके लिए इन्होंने डाल्विक वाली ही जो तरीक़ाकार है उसको यूज़ किया है, यानी कि classes.dex फाइल ये वही बनती है जो डाल्विक में बनती थी। फिर ये classes.dex फाइल रिसोर्स फाइल्स के साथ अटैच होती है। रिसोर्स फाइल्स क्या होती हैं? हमने अपनी ऐप के अंदर इमेजेस, ऑडियो, वीडियो वगैरह जो इंक्लूड करवाते हैं वो हमारी सारी रिसोर्स फाइल्स के अंदर आती हैं। इन फाइल्स को जो हमारे कोड वगैरह बना है अभी तक उसके साथ जोड़ दिया जाता है इस एप्ट टूल के साथ, और फिर हमें एक फ़ाइल मिलती है APK। ये APK फ़ाइल होती है जो कि हम अपने मोबाइल्स के दरमियान शेयर करते होते हैं। आपने देखा होगा जब शेयर नया आया था तो लोग अपने ऐप्स को दूसरों को शेयर करते थे, तो वो जो भेज रहे होते थे ना वो APK फ़ाइल भेजते थे, दूसरे के मोबाइल पे जाती थी, वो उसको फ़ौरन से रन करता था तो उसके वो ऐप इंस्टॉल हो जाती थी। अब ये जो APK फ़ाइल है इसको एक जार्स का साइनर ज़िप लाइन से गुजार कर ये एक साइंड APK बनती है। ये चीज़ अभी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये तब यूज़ होती है कि जब हमने ऐप प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करनी होती है। प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करने के लिए हमें ये चीज़ दरकार होती है। हम ये यहाँ पर यही बता रहे होते हैं प्ले स्टोर को कि देखो मैं ही इस ऐप का असल ओनर हूँ, मेरे पास इसके एक तरह का आप समझ लें कि पासवर्ड भी है कि जो बताता है कि मैं ही इसका ओनर हूँ। ये जब हम पब्लिश वाले पार्ट में आएंगे अपने कोर्स के अंदर तब इस पे ज़्यादा अच्छे से नज़र डालेंगे। तो जावा सोर्स फाइल हमारे पास क्लास फाइल्स में जाती हैं। क्लास फाइल्स को हम लाइब्रेरीज़ जो हैं जावा की उसके साथ लिंक करते हैं और ये हमें फ़ाइल मिलती है classes.dex फाइल। फिर classes.dex फाइल को हम अपनी इमेजेस, ऑडियो, वीडियो फाइल्स जो हमने अपने ऐप के अंदर, एंड्रॉयड की ऐप के अंदर यूज़ किए हैं, जो हम बना रहे हैं, उसको फिर जोड़ दिया जाता है अपने हमारे कोड के साथ और हमें मिलती है एक APK। फिर इस APK को डिप्लॉय करना, डिप्लॉय यानी कि मोबाइल डिवाइस के ऊपर रन करना। वो कैसे किया जाता है? उसके लिए हमें एक चाहिए होता है एंड्रॉयड डीबग ब्रिज, ADP। आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये क्या काम करता है? ये एक पुल का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। ये हमारी जो डेवलपमेंट मशीन है यानी लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया,
उसके और जो मोबाइल डिवाइस है जिसके ऊपर हमने ऐप रन करनी है उसके दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का काम किस तरह से करता है, इसको हम सिग्नल देते हैं कि देखो मैंने ऐप रन करनी है अपने मोबाइल के ऊपर। ये फिर दोनों तरफ एक सर्वर ओपन करता है और उस डिवाइस को बताता है कि देखो तैयार हो जाओ, यहाँ से एक ऐप आ रही है, तुमने इस ऐप को रन करना है। उस डिवाइस को सिग्नल मिलता है और यहाँ से फिर वो कमांड्स के ज़रिए से जो ADB की कमांड्स होती हैं वो ऐप उधर रन हो जाती है। फिर हम आते हैं कि रनिंग प्रोसेस। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। मैं कोशिश करूँगा कि इनको जितना इजी हो सके समझाऊँ, लेकिन अगर आपको समझना है तो परेशान ना होइएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर्स आप जब पढ़ेंगे, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आपको उसके बाद ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोसेस का। प्रोसेस वो चीज़ है जो कि एक अभी सिस्टम में चल रही होती है, कोड जो कि सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उसे हम प्रोसेस कहते हैं, बिल्कुल सादे ज़बान में। तो एक प्रोसेस हमारे पास होता है ज़ाइगोट, ये या ज़ाइगोटी, इसको अब आप जैसे मर्ज़ी प्रोनाउंस करें। ये प्रोसेस यानी कि कोड हमारे पास आप समझ लें कि हमारे कंप्यूटर मोबाइल के अंदर रन हो रहा होता है। इस प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ पे वर्ड प्रोसेस यूज़ करूँगा। इस प्रोसेस के अंदर एंड्रॉयड की जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं ना, नेसेसरी फाइल्स, लाइब्रेरीज, जो कि हमारी एंड्रॉयड ऐप को रन करने के लिए ज़रूरत होती है, वो सारी इसके अंदर पड़ी होती हैं। लेकिन इसमें अभी तक किसी भी ऐप का सोर्स कोड नहीं आया होता। सोर्स कोड से मुराद है जो हमने अपनी लॉजिक लिखी है ऐप की, वो इसके अंदर नहीं है, लेकिन जो साथ इसको लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं वो इसके अंदर पड़ी होती हैं। हम करते ये हैं कि जब हम अपनी क्लास यानी हम अपनी फ़ाइल बना लेते हैं, आपने पीछे देखा था पिछली स्लाइड्स में कि classes.dex फाइल एक हमारे पास फ़ाइल बनती है। इस फाइल को फिर हम साथ जोड़ देते हैं इस ज़ाइगोट के साथ। ज़ाइगोट के साथ जोड़ने के लिए हम करते ये हैं कि ज़ाइगोट जो प्रोसेस है उसको एक फोर्क कॉल देते हैं। फोर्क कॉल का मतलब ये है कि हम इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, बिल्कुल एक जुड़वा भाई। उसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि ज़ाइगोटी या ज़ाइगोट प्रोसेस की होती हैं। वो सारी फिर प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर लेते हैं और उसके अंदर फिर हम अपना कोड इंजेक्ट कर देते हैं, अपना कोड डाल देते हैं। उससे फ़ायदा ये आता है हमारे पास कि हमें दोबारा से सारे प्रोसेसेस, जो सारे रिसोर्स वगैरह हैं और जो एंड्रॉयड में जितनी भी चीज़ें चाहिए हमें, वो सारी की दोबारा से स्टार्ट नहीं करनी पड़ती। वो पहले से ही स्टार्ट हुई होती हैं, सिर्फ हमें उनकी एक कॉपी मिल जाती है। वो सारी फाइल्स हमें जैसे ही मिलती हैं हम उसके साथ अपनी ऐप को जोड़ देते हैं। हमारी ऐप का सोर्स कोड जैसे ही उस एंड्रॉयड के फाइल्स वाले प्रोसेस के साथ जुड़ता है, वो इस काबिल हो जाता है कि उसे फिर एंड्रॉयड में रन किया जा सके और फिर उसे हम रन कर देते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था कि किस तरह से हमारे पास ऐप रन होती है। अगर आपको भी अच्छे से समझ नहीं आई तो परेशान मत होइएगा, इस लेक्चर को दोबारा देखें और जो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा उसको भी देखिएगा, आपको वहाँ से भी इसकी अच्छी समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं लिनक्स कर्नल। अच्छा, अब लिनक्स कर्नल क्या है? एंड्रॉयड यूजेस द पावरफुल लिनक्स कर्नल। अच्छा, फिर से पूछ रहा हूँ मैं, लिनक्स कर्नल क्या है? देखें, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह से विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एप्पल के कंप्यूटर्स होते हैं मैकबुक, उसमें मैक ओएस यूज़ होता है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरह से लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स का जो दिमाग है, या आप समझ लें उसे हम लिनक्स का कर्नल कहते हैं। कर्नल का काम ये होता है कि उसने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी होती है। हमारे मिसाल के तौर पर मैं अपने कीबोर्ड पे W प्रेस करता हूँ तो ये हार्डवेयर से सिग्नल जाएगा मेरे कंप्यूटर के ऊपर, जहाँ पर भी मैं टाइप कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने खोला हुआ है, यहाँ से मैंने कीबोर्ड से W दबाया तो ये W का सिग्नल हार्डवेयर से जाएगा सॉफ्टवेयर पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, कि देखो तुमने अभी W डिस्प्ले कराना है। तो ये वाला जो काम करता है ये कर्नल सॉफ्टवेयर करता है, ये कर्नल कर रहा होता है। कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन भी कर्नल से बात करती है और वो फिर आगे से डिवाइसेस से, और फिर डिवाइसेस कर्नल से, कर्नल फिर आगे से एप्लीकेशंस के साथ कम्युनिकेट करता है। लिनक्स का कर्नल इस वजह से मशहूर है कि उसमें ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी हुई हुई है हार्डवेयर की, यानी उसने हार्डवेयर के रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, उसको वो बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर्स के अंदर भी ये चीज़ आपको अच्छे से समझाई जाती है। आमतौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में हम लिनक्स ही पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें ये बताया जाता है कि किस लिनक्स का कर्नल किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन करता है। आप इसको भी यहाँ पे ये समझ लें कि हार्डवेयर के रिसोर्सेज को अच्छे से कम्युनिकेशन करवाना लिनक्स कर्नल की एक खूबी समझी जाती है।
तो एंड्रॉयड ने भी इसी चीज़ को देखा कि लिनक्स एक तो ओपन सोर्स भी है। ओपन सोर्स का मतलब ये कि उसका कोड जो है वो फ्री टू यूज़ है, कोई भी उसको देख सकता है, कोई भी उसको एडिट कर सकता है, अपने मुताबिक चेंज कर सकता है। तो एंड्रॉयड ने इस चीज़ को गनीमत समझा और इन्होंने बजाय इसके कि वो अपना एक ओन कर्नल लिखें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन कराने में, उन्होंने लिनक्स का ही कर्नल यूज़ कर लिया और उसके साथ ही वो अपना काम करने लग गए। उन्होंने अपने मुताबिक यानी उसमें थोड़े से अपडेशन चेंजेस किए और उन्होंने इसको अपना कर्नल बनाना शुरू कर, अपने कर्नल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो लिनक्स कर्नल हम देखते हैं कि जो हमारा एंड्रॉयड का आप देखें ना वर्जन्स, तो हर वर्जन में भी एक साथ एक लिनक्स का कर्नल होता है। एंड्रॉयड ने स्टार्ट किया था लिनक्स वर्जन 2.6 से और इसका आगे से 0.27 जो आगे वर्जन आ रहा है, 2.6 मेन इनका वर्जन था। उससे इन्होंने स्टार्ट किया कपकेक, फिर इसको लेके जाते रहे और हर वर्जन के साथ ये थोड़े से चेंजेस वगैरह करके अपना इंट्रोड्यूस करवाते हैं लिनक्स कर्नल, और वो फिर यूज़ हो रहा होता है हमारे एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जब एंड्रॉयड का एक नया वर्जन रिलीज़ होता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, मैन्युफैक्चरर से यहाँ पे मुराद है वो कंपनी के जिसका आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आमतौर पे वो लिनक्स का कर्नल, ये जो कर्नल वर्जन है ना ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का, वो चेंज नहीं करते। वो सिर्फ उसमें थोड़े से पैचेस लगा देते हैं। पैचेस से मुराद ये कि जहाँ पे उन्हें थोड़े से कोड में चेंजेस करने पड़ते हैं, नए एंड्रॉयड के वर्जन के मुताबिक वो कर देते हैं और वो नया वर्जन रिलीज़ कर देते हैं। क्योंकि कर्नल पूरा चेंज करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली काम है, बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट लगती है, जिसकी वजह से एक पुराना अगर एंड्रॉयड का मोबाइल है जिसमें कोई पुराना वर्जन है लेकिन बाद में फिर वो अपडेट होते जाता है, तो आप देखेंगे कि उसमें लिनक्स का कर्नल वर्जन ज़रूरी नहीं है कि वो भी बिल्कुल अप टू डेट आ गया हो। मैं मिसाल देता हूँ नोकिया 6.1 प्लस की, ये मेरे पास मोबाइल है, तो इसमें ये जो रिलीज़ हुआ था एंड्रॉयड ओरियो 8.1 ये वाला, इसमें आप देख सकते हैं कि 3.18, 0.70, 4.4 ये इसके वर्जन थे। और अब जो Q है जो अभी इसमें आ चुका हुआ है एंड्रॉयड 6.1 प्लस में नोकिया में, वो Q है 10। इसका जो लिनक्स कर्नल स्टार्ट ही होता है 4.9 से, लेकिन जो नोकिया का ये फ़ोन है इसके अंदर एंड्रॉयड का कर्नल 4.4 आया हुआ है। 4.4 से ही शुरू हुआ था और 4.4 पे ही अभी तक है। ये उसकी तस्वीर भी है एक, आप यहाँ पे देखें, ये जो कर्नल वर्जन है ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 4.4 है हमारे पास। ये देखें, ये 4.4 वर्जन अभी तक आया हुआ है, जबकि हमने नीचे देखा कि ओरियो जो स्टार्ट हुआ था वो भी 4.4 उसके अंदर यानी वर्जन था। इन्होंने बजाय इसके कि नया कर्नल आगे से इंट्रोड्यूस करवाए, नया कर्नल वर्जन भेजें, इन्होंने पुराने वर्जन के साथ ही थोड़े से चेंजेस किए और उसी को आगे फिर रिलीज एंड्रॉयड का वर्जन है उसके साथ भेज दिया। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि उन्हें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते, क्योंकि नए कर्नल का वर्जन रिलीज़ करना, उसको फिर अपने एंड्रॉयड के वर्जन के साथ सारा सेट करना, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और अगर वो यही करते हैं तो फिर हर मोबाइल का जो नया वर्जन है उसमें उन्हें उसके मोबाइल के मुताबिक फिर काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं। लिहाजा ये तरीक़ाकार यूज़ किया जाता है कि सिर्फ पैचेस के ज़रिए से नया वर्जन रिलीज़ कर दिया जाता है। फिर लास्ट हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं कि ग्रेडल क्या है। ग्रेडल एक बिल्ड सिस्टम है। बिल्ड सिस्टम यानी तामीर करने वाला एक सिस्टम। इसका काम ये है कि हमने देखा कि APK फ़ाइल बनाने में कितने स्टेप्स यूज़ होते हैं, उसके जो पूरा टास्क है उसको ये ऑटोमेट करता है, यानी ऑटोमेटिकली वो काम हो रहे होते हैं। बगैर ग्रेडल के जो भी हमने पीछे डिस्क्राइब किया था APK लाइफ साइकिल में, वो सारा कुछ डेवलपर को मैनुअली करना पड़ेगा अगर हम ग्रेडल यूज़ नहीं करते। उसका एक रिकैप देते हैं कि ये जावा सोर्स फाइल है, वो कंपाइलर में जाती है, क्लास फाइल्स बनती हैं, क्लास फाइल्स फिर जावा फाइल्स के साथ लिंक होती हैं, टेक्स्ट फाइल बनती है, ये फिर आगे से रिसोर्सेज के साथ लिंक होती हैं और फिर APK फाइल बनती है। इस तरह के जो सारे काम हैं APK बनाने वाले, वो सारे काम फिर ग्रेडल अगर ना हो तो फिर डेवलपर को खुद करने पड़ेंगे कमांड्स टाइप कर करके। लिहाजा एंड्रॉयड ने ये किया कि उन्होंने एक ये बिल्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया और इसकी मदद से अब ये काम होता है। ग्रेडल ये सारा कुछ देख रहा होता है। ये यूज़ क्या करता है, ग्रूवी बेस्ड DSL, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। अब डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज क्या होती है, वो लैंग्वेज जो सिर्फ एक ख़ास काम के लिए लिखी जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है, उसे हम डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज कहते हैं। इसकी सबसे आम मिसाल HTML है। HTML आम प्रोग्रामिंग के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होते। HTML सिर्फ और सिर्फ जो वेबसाइट्स के जो पेजेस हैं
वो बनाने के लिए, उनका जो स्ट्रक्चर है वो बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जबकि बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन्हें जनरल पर्पस लैंग्वेज कहते हैं, GPL, और वो यूज़ होती हैं तकरीबन सारे कामों के लिए। जैसे कि पाइथन होगी, C++, जावा वगैरह, ये काफ़ी सारे कामों के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। ये सिर्फ एक डोमेन से स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन जो डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस होती हैं DSL, ये सिर्फ एक ख़ास डोमेन के साथ, एक ख़ास एरिया के साथ जुड़ी होती हैं और सिर्फ उसी के काम के लिए बनाई जाती हैं। तो ग्रूवी भी सिर्फ इसी काम के लिए बनाई गई है। अब ग्रेडल हमें ये अलाउ करता है कि हम अपनी कुछ स्क्रिप्ट्स लिखें, यानी छोटे कोड के चंक्स लिखें, कि जिससे हम जो बिल्ड प्रोसेस है ना पूरा, उसके अंदर हम अपने स्टेप्स भी इंक्लूड करा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम चाहते थे कि जब हमारी फाइल्स बन रही हैं ना, तो कुछ फाइल्स कॉपी होके एक और जगह पर रख दी जाएँ, या कुछ इस तरह का काम हो जाए जो कि हमारे बिल्ड प्रोसेस में हमें चाहिए। तो हम उसके मुताबिक अपनी स्क्रिप्ट्स छोटी छोटी लिख सकते हैं कि जिनकी वजह से ये सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हमें खुद नहीं करना पड़ेगा। और वो कब होगा? जब ग्रेडल अपना काम कर रहा होगा, ग्रेडल इस काम को पूरा देखेगा। हम जब आगे कोर्स में चलेंगे तो हम छोटी सी इस कोर्स में तो हम ग्रेडल को इतना नहीं देखेंगे। इस कोर्स में सिर्फ हम थोड़े से चेंजेस देखेंगे कि डिपेंडेंसीज़ वगैरह कैसे ऐड की जाती हैं ग्रेडल में, तो उनको देखेंगे हम। तो ग्रेडल हमें अलाउ करता है कि हम कस्टम स्क्रिप्ट्स लिख सकें, तो जो कि हमारा डिज़ायर्ड टास्क परफॉर्म करें। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि एंड्रॉयड आर्किटेक्चर हमें पता हो कि होता क्या है। एक एंड्रॉयड डेवलपर कोई भी बन सकता है, लेकिन एक अच्छा एंड्रॉयड डेवलपर कम लोग बन सकते हैं। एक एंड्रॉयड डेवलपर वो होता है कि जिसको पता हो कि एक काम को करना कैसे है, जबकि एक अच्छा एंड्रॉयड डेवलपर वो होता है कि जिसको पता हो कि ये काम ऐसे करना है तो क्यों करना है, और ऐसे अगर नहीं करना तो क्यों नहीं करना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि एंड्रॉयड पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा कोर्स चला रहे हैं और ये फ्री है। इसकी आपको स्लाइड्स भी जो हम रिसोर्सेज वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हर क्लास की अलग से आपको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म मिल जाएगी, उसके अंदर लिंक्स भी दिए होंगे डेडिकेटेड। कोई आपको सवाल हो तो वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा लिंक्डइन का नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप उससे भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू।